स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश। और इस शो में हम आपको बताएंगे, आपसे जुड़े अगर कोई सवाल हैं इस शो पे तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको उन सवालों पर सुझाव देंगे। अगर आप हमें संपर्क करना चाह रहे हैं तो फोन लाइन लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। 9136934058 ये नंबर है जिसके जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल भी हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और दोनों एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा इस वक्त मौजूद हैं और इसी के साथ ही साथ केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया भी मौजूद हैं इस वक्त। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को अपना। रवि, सबसे पहले तो आपके पास आना चाहेंगे और आपसे व्यू लेना चाहेंगे गोल्ड पर। फेड का जब फैसला आया था उसके बाद हमने देखा कि एक अच्छी तेज़ी वहाँ पर देखी गई थी सोने में, लेकिन अब डॉलर में हल्की तेज़ी जब आई है तो वापस से सोने में एक नरमी देखने को मिल रही है। तो उतार चढ़ाव जो है वो बना हुआ है। तो अब क्या लग रहा है आपको? अब तो फेड का फैसला था जिसका कि सबको इंतजार था, उसका भी आउटकम आ चुका है। अब इसके बाद सोने की चाल आगे किस तरह से देख रहे हैं आप? ऐसे ही उतार चढ़ाव बना रहेगा? जरूर से सोने की बात करें तो जो डाउन साइड जो सपोर्ट आ रहा है वो 50,000 के करीब काफी अहम सपोर्ट लेके गोल्ड ट्रेड कर रहा है। वह इंटरनेशनल मार्केट में आप लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो 1820 के करीब वो ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छे सपोर्ट के पास होने के हिसाब से वहां पे एक आउट परफॉर्मेंस है। वहीं रुपये में भी एक स्टेबिलिटी है। हालांकि बात करें तो डॉलर इंडेक्स का बढ़ना रुपये के लिए नेगेटिव होता है, बट फिर भी देखें तो काफी रुपये में एक स्टेबिलिटी है। तो इस हिसाब से ग्लोबल मार्केट की पैरिटी के साथ मींस की डोमेस्टिक प्राइसेस पे ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि जो बढ़ता इन्फ्लेशन की चिंता है, साथ में जियोपॉलिटिकल रिस्क है, इस हिसाब से अभी भी तक उसको सपोर्ट मिला हुआ है। बट आज इंट्राडे की बात करें तो मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स मजबूत है। साथ में आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी भी आउटकम आना है और कल बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी भी है। तो आई थिंक अगर उन्होंने अपना जो बैंक ऑफ जापान ने अपना अल्ट्रा डविश व्यू है वो बरकरार रखा तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का प्रेशर आज इवनिंग में और कल मॉर्निंग में भी देखा जा सकता है। मेरे हिसाब से लेवल स्पेसिफिक बात करें 50,480 50,500 के करीब एक बार बिग वाली की स्ट्रेटेजी से काम करना चाहिए। स्टॉप लॉस 50,720 एंड टारगेट 50,000 तक के आपको इवनिंग में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय सोने पर आपको दे दी गई है। अच्छा, आपसे भी सेम सवाल होगा, सोने चांदी पर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि दोनों ही बुलियन मार्केट के अगर दोनों ही हम प्रेशियस मेटल पर देखें तो यहाँ पर कमज़ोरी देखने को मिल रही है। फैसले के बाद तेज़ी थी, बट सोने में भी नरमी है और चांदी में भी देखिए MCX पर चांदी इस पर 60,600 रुपये के नीचे यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपका क्या व्यू बन रहा है? और ये भी साथ ही साथ बताइए कि सोने और चांदी में आपकी प्रेफर्ड बेट कहाँ पर होगी? जनरली हम देखते हैं जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो सोने और चांदी पे ज़्यादा करके हम दबाव बनते हुए देखते हैं। पिछले 3 सेशन में हमने शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार 3 सेशन में हमने जबरदस्त गिरावट मार्केट में आते हुए देखी, टेक्निकली ओवरसोल्ड में भी। और इन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन कल फेड ने 0.5 की जगह पे 0.75 जो उम्मीद थी कि अगर ज़्यादा ही एग्रेसिव स्टेप्स लिया जाएगा तो 0.75 तक जा सकता है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्राइसेस ओवरसोल्ड टेरिटरी से निकलने की पूरी कोशिश करी है। साइकोलॉजिकल लेवल $1,800 इंटरनेशनल में, जबकि 50,100 का सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट पे लेता हुआ दिख रहा है। नो डाउट दिन की तेजी के बाद मार्केट में पुल बैक भी आया क्योंकि फ्लक्चुएशंस अभी बढ़े हुए हैं या विक्स बढ़ा हुआ है। उसी को देखते हुए मुझे लगता है करंट लेवल पे थोड़ा वेट कीजिए। 50,400 का लेवल अगर ब्रिज करके होल्ड करता है तो यहाँ पे बाय कीजिए। मार्केट में एक जंप देखने को मिल सकता है जो 50,800 तक का लेवल गोल्ड में फिर से दिखा देगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा $21 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। ना ही डोमेस्टिक मार्केट पे प्राइसेस 60,000 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है। रुपए की गिरावट है, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। नो डाउट बेस मेटल में थोड़ी बहुत गिरावट बढ़ी है जिसका एक खामियाजा हम चांदी पे भी आते हुए देख पा रहे हैं। टाइमिंग हमें लगता है चांदी एक सपोर्ट लेवल पे बनी हुई है जो 40,300 400 के करीब है। तो यहाँ पे छोटी एक बाइंग की जा सकती है प्राइसेस 59,800 के स्टॉप लॉस से। एक शाम के सेशन में जंप मिल सकता है जहाँ पे हम 61 से 61,400 तक का लेवल देख सकते हैं। तो बड़ी पोजीशन ना बना के छोटी पोजीशंस बनाकर आप काम कर सकते हैं, बट करंट लेवल पे शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की रहेगा।
बिल्कुल। तो ये रहा यहाँ पर आपको सोने चांदी दोनों में दे दी गई है। करंट लेवल पर शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ पर अभी खरीदारी की राय इस वक्त चांदी में आपको दी जा रही है। अजय की तरफ से ये राय निकल कर आ रही है। इनफैक्ट चांदी पर एक सवाल भी हमें आया है दर्शक का। रवि, आप इस पर राय दीजिए। महाराष्ट्र से गूगले जी ने हमें सवाल भेजा है और इनके पास चांदी के 2 लॉट हैं। 60,900 पर इन्होंने खरीदा हुआ है चांदी के 2 लॉट। क्या करना चाहिए इनको, क्या सुझाव देंगे? जरूर से पर्टिकुलर चांदी में अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर के मोमेंट को कंपेयर करें तो चांदी ने अंडर परफॉर्मेंस दिखा है एंड काफी टाइम से देखे तो लगातार जो अजय जी ने बात की कि 3 ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी गिरावट ऑलरेडी आई है, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड शायद टेपिर रह सकता है, पर सिल्वर में अगर बेस मेटल्स में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी लौटी तो वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग का माहौल देखा जा सकता है। आपका आई थिंक बाइंग का ही पोजीशन है। 60,200 का काफी अहम सपोर्ट है। आई थिंक इसके स्टॉप लॉस से बने रहे। कोई भी उछाल आता है 61,200 तो वहां पे आप मुनाफा वसूल कर ले। ब्रॉडरली इवेंट खत्म हो चुके तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक रेंज बाउंड सेशन रह सकता है, बट यहाँ से 60,200 के स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो ये राय आपको चांदी में दे दी गई है। इस बीच इनका नेचुरल गैस पर भी सवाल आया है, वो भी एक बार ले लेते हैं। अजय, आप सजेस्ट करिए। नेचुरल गैस 2 लॉट लिए हैं और 588 पर इन्होंने यहाँ पर खरीदारी की हुई है। क्या सुझाव देंगे? नेचुरल गैस में भी हमने देखा काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज हालांकि यहाँ पर हल्की तेजी देखने को मिल रही है। इनको क्या सजेस्ट करेंगे? 588 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है नेचुरल गैस। देखिए, नेचुरल गैस के अंदर वोलेटिलिटी काफी बढ़ते हुए देखी है हमने। जिस ढंग से एक्सपोजर का जो न्यूज आते हुए देखा यूएस से, उसके बाद प्राइजेस के अंदर बहुत ही अच्छी तेजी बनी। बट कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि साल भर इस फैसिलिटी को इम्प्रूव करने में टाइम लग जाएगा, बट उसके बावजूद हमने देखा कि 90 दिन का एक टाइम फ्रेम दिया गया है जहां पे हम देखेंगे प्रोडक्शन वापस रिस्टोर कर लिया जाएगा, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर हमने एक जबरदस्त गिरावट देखी। बट इसके विपरीत यूरोपियन मार्केट के अंदर प्राइजेस में तेजी बनी रही, क्योंकि यूरोप का जो सबसे बड़ा सप्लायर था रशिया के बाद अब यूएस बन चुका है और यूएस में जो सप्लाई है वो पहले ही डिस्टर्ब बनी हुई है, जिसके चलते मुझे लगता है प्राइजेस में एक अच्छी तेजी बनेगी। तो ये तेजी में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस एक प्रिकॉशनरी 570 का रखिए और उसको रिवाइज करते रहिए अपवर्ड। ऊपर में मुझे आज के सेशन में लग रहा है कि प्राइजेस कहीं ना कहीं 612 का इमीडिएट टारगेट है, बट ओवरऑल अगले 2 सेशन के अंदर मुझे लगता है ये 640 तक का लेवल आराम से टच कर सकता है। तो इनमें नेचुरल गैस में बने रहना चाहिए। ओके, तो बने रहना चाहिए। अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है। 600 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये राय यहाँ पर दी जा रही है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर देखिए एक अपडेट भी आ रहा होगा। मॉनसून मध्य महाराष्ट्र तक पहुँच चुका है और 2-3 दिन पहले ही मध्य प्रदेश अभी 2-3 दिन पहले मध्य प्रदेश भी पहुंचने की बात की जा रही है अगले 2-3 दिनों में। तो ये कुछ अपडेट यहाँ पर मॉनसून विभाग की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेचुरल गैस पर रवि एक बार आपका भी व्यू जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं नाइमेक्स नेचुरल गैस अब $7.5 के ऊपर कारोबार कर रहा है। 2.5% की तेजी वहाँ पर देखने को मिल रही है और बीच में हमने देखा था कि 7.5 के आसपास आ चुका था और वो भी तोड़ने की कोशिश की थी नेचुरल गैस में। यहाँ पर आपका क्या व्यू बन रहा है? तेजी करके चलनी चाहिए या फिर अभी थोड़ा वेट करेंगे? जरूर से जिस हिसाब से फंडामेंटल है आज की जो मीटिंग है जिसमें यूरोपियन प्रमुख जो लीडर्स है उसमें पर्टिकुलर इटली, जर्मनी एज वेल एज देखे तो आप यहाँ फ्रांस के लीडर आज जो इवनिंग में मिलने वाले हैं यूक्रेन में, वो काफी बड़ा इवेंट है क्योंकि अगर इसमें कुछ भी डिसीजन आता है तो उसका इम्पैक्ट नेचुरल गैस के प्राइसेस में होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि सितंबर अगस्त एंड से यूरोपियन जोन है उसमें विंटर डिमांड नेचुरल गैस की स्टार्ट हो जाता है और ये वॉर है वो एक्सटेंडेड हो रहा है। तो आई थिंक जितना वॉर एक्सटेंड होगा ये बड़ी एक सप्लाई शॉर्टेज का एक माहौल है वो क्रिएट करेगा। तो मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से अभी फंडामेंटल्स है तो आप क्या करें, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी लगाए। जो लोग स्टॉप लॉस से काम कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड से काम कर सकते हैं। 600 के करीब प्राइस चल रहा है, 595 595 के करीब एक बार बाय पोजीशन लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 580 का स्टॉप लॉस लगा है। अपर साइड मेरा मानना है 620 से 640 तक के लेवल्स आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल प्राइस का आउटलुक मुझे पॉजिटिव दिख रहा है।
बिल्कुल, तो पॉजिटिव है और सेम टारगेट अजय भी इसी के आसपास के लेवल्स यहाँ पर सुझा रहे थे। तो स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया, 580 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा डिप आए तो यहाँ पर खरीदारी करने के मौके मिल रहे हैं। इस पर भी देखिए करीब 2 से 2.5% की मजबूती यहाँ पर NCX में, नेशनल गैस में देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार कच्चे तेल पर भी नज़र डाल लेते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। कल जब फैसला आया तो डिमांड को लेकर कुछ चिंता निकल कर आई है सामने, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में भी कुछ दबाव दिखा और इस वक्त देखिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ब्रेंट $118 के नीचे कारोबार कर रहा है, करीब 1.25% तक की कमजोरी वहां पर भी देखने को मिल रही है। WTI क्रूड की बात करें तो $113 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है, 1.25% की कमजोरी वहां पर भी है। और MCX पर क्रूड जो है वो 8,900 के पास कारोबार कर रहा है, 2.5% की कमजोरी के साथ इस वक्त कच्चे तेल में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका रवि कच्चे तेल पर? फेड के फैसलों के बाद हमने देखा यहाँ पर भी हल्की नरमी देखने को मिल रही है। क्या शॉर्ट पोजीशन ही कंटिन्यू रखनी चाहिए और प्रेशर यहाँ पर बन सकता है कच्चे तेल पर? जरूर से जब अभी आउटलुक है, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी वहां पे रखनी चाहिए। पर्टिकुलर कच्चे तेल की बात करें तो वहां पे जो बिग वाली है उसमें कई सारे रीजन है। एक ओवर वैल्यूएशन का भी उसका फैक्टर है, चाइनीज जो लॉकडाउन है वो भी वहां पे थोड़े कंसर्न्स खड़े कर रहा है। साथ में जो 2 रिपोर्ट निकल के आई, इसमें पहली रिपोर्ट थी ओपेक की डिमांड सप्लाई की जो रिपोर्ट थी, दोनों में उन्होंने अपना डिमांड फोरकास्ट एंड सप्लाई फोरकास्ट कट किया। वैसे ही आईए ने अपना सप्लाई के रिलेटेड कंसर्न्स व्यक्त किया, बट डिमांड का भी उसका आउटलुक कट किया। तो आई थिंक अभी एक वेल बैलेंस सिनेरियो में चल रहा है। शॉर्ट टर्म आउटलुक मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्रेड करना चाहिए। ओवरऑल जब तक कच्चा तेल एंड पर्टिकुलर ब्रांड 118 के नीचे क्लोज नहीं होता तब तक प्राइसेस में तेजी बनी रहेगी। मुझे लग रहा है कि अगर आज इंट्राडे ट्रेड लेना है तो आप सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रख के चल सकते हैं। जो प्राइसेस चल रहे हैं 5,910 के करीब, वहां पे आप सेल करके चले। अपर साइड 9,000 के करीब स्टॉप लॉस लगाए, डाउन साइड 8,750 तक के लेवल नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की और गिरावट शायद इवनिंग सेशन या कल मॉर्निंग सेशन तक दिख जाए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको कच्चे तेल पर दे दी गई है। अच्छा, आपका क्या व्यू बन रहा है क्रूड पर, और क्या ट्रिगर्स देख रहे हैं आप जिसकी वजह से और बिकवाली यहाँ पर बढ़ सकती है, और आप भी क्या बिकवाली की ही रणनीति यहाँ पर लेके चलेंगे कच्चे तेल में? बिल्कुल, जैसे रवि जी ने भी कहा कि फंडामेंटल धीरे धीरे टर्न डाउन हुए। उसमें मेजर 3-4 पॉइंट्स है। पहला है जो हमने IEA वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्शंस देखे हैं इकोनॉमी के, वो खराब है। चाइना में फिर से ना कोरोना का जो प्रोटोकॉल है वो लौटता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से दबाव में सबसे इंपॉर्टेंट एक रहा है कि यूएस में कल रात को एक बिल पास हुआ है जहाँ पे सरटैक्स लगाया गया है ऑयल एंड गैस कंपनीज पे। इसका मतलब है कि जो भी प्रॉफिट्स है वो उनको रीप्लाउइंग करना पड़ेगा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अगर यूएस का प्रोडक्शन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस में ड्रॉप ही दिखेगा। बट एज ऑफ नाउ $112 तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज ओपेक ने जो भी जद्दोजहद की है पिछले 2-3 महीनों में, उसके बावजूद उनका प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है। इनफैक्ट रशिया जो आउट ऑफ मार्केट है एज ऑफ नाउ, वहां पे भी हमने देखा 1 मिलियन बैरल से ज्यादा का प्रोडक्शन लॉसेस हुआ है। लीबिया से भी कोई ऐसी खबर नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन में कमी है और डिमांड में भी कमी है, जिसकी वजह से मार्केट एक दायरे में अटक चुका है। तो दायरा जो रहेगा वो $112 से लेके $125 का रहेगा। हाँ, अगले 2 सेशन की बात करें तो दबाव जरूर है, बट $113 हम ब्रांड में देख पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो 8700 एक बार एज ऑफ नाउ इमीडिएट टारगेट पकड़िए, बट ये लेवल्स से कभी भी बड़ा करेक्शन दे सकता है, बिकॉज सभी इकोनॉमी कोशिश कर रही है कि इकोनॉमी के अंदर जो सप्लाई है क्रूड की वो बेहतरीन हो, बढ़े, ताकि जो एनर्जी इन्फ्लेशन है चाहे यूएस हो चाहे इंडिया हो, सभी कंट्रीज को इम्पैक्ट कर रहा है, वो कम से कम आए। तो मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म फ्रेम की बात करें 2-3 महीनों की, तो प्राइसेस में डेफिनेटली गिरावट देखने को मिल जाएगा। इमीडिएटली $112 या 8750 डोमेस्टिक मार्केट पे टारगेट रहना चाहिए। बिल्कुल, और इनफैक्ट हम देख भी रहे हैं ओपेक ने जो अनाउंसमेंट किया था वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, जैसा कि अजय ने भी बताया। वहाँ के उत्पादन में गिरावट हुई क्योंकि कुछ टेंशन चल रही है, वहाँ पर भी राजनीतिक अस्थिरता से उत्पादन पर असर पड़ा है। लीबिया में जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से कुछ प्रोडक्शन पे भी असर पड़ा है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे फैक्टर
फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कच्चे तेल में नीचे की तरफ डाउन साइड इस वक्त ज़्यादा नज़र आ रहा है। प्रेशर यहाँ पर आने वाले समय में कच्चे तेल में देखने को मिल सकता है और दोनों ही एक्सपर्ट यहाँ पर आपको फिलहाल बिकवाली की ही राय सुझा रहे हैं। कच्चे तेल में ये राय निकल कर आ रही है। अब आते हैं बेस मेटल्स पर और यहाँ हम देख रहे हैं कि आज चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है मेटल स्पेस में। कल थोड़ा संभलने की ज़रूर कोशिश की थी, काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, लेकिन आज देखिए 2.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ एल्यूमिनियम कारोबार कर रहा है। कॉपर और जिंक में भी कमज़ोरी है। लेड जो कि पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर तेज़ी दिख रही थी, वहाँ पर भी आज हल्का प्रेशर देखने को मिल रहा है। रवि, लेड पर अगर बेस मेटल्स पे बात करें तो उस पर आपकी राय लेंगे, लेकिन लेड में क्या करें क्योंकि यहाँ पर अच्छी तेज़ी आई थी। अब क्या थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए? किस तरह के लेवल्स देख रहे हैं आप लेड पर? लेड प्रॉब्लम है चाइनीज सप्लाई। लास्ट टाइम जब लॉकडाउन जैसी परिस्थिति आई थी तब चाइना में सप्लाई रिलेटेड काफी कंसर्न्स लेड में खड़े हुए थे और इस हिसाब से शंघाई का जो स्पॉट प्रीमियम है उसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। $100 $120 तक बढ़ोतरी देखने को मिली थी और ये सबसे बड़ा रीजन है। इस हिसाब से इतना बड़ा करेक्शन हायर लेवल से सारे अदर बेस मेटल्स में आए हैं, बट लीड में ये करेक्शन नहीं आए। साथ में जो भी बड़ी रैली हुई थी पहले उसमें लीड ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आई थिंक वहां पे वैसे ओवर वैल्यूएशन का या ज्यादा चलने का रीजन भी नहीं था और एलएमई में इन्वेंट्रीज में भी कोई बड़ा बदलाव वहां देखने को नहीं मिला है लास्ट 1 महीने से। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ओवरऑल एक रेंज बाउंड रह सकते हैं। डाउन साइड 180 से लेके 186 तक के लेवल आपको लीड में शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे और वही रेंज में काफी 1 महीने से ज्यादा सस्टेन हो रहा है, तो ये रीजन है। बेस मेटल्स में अदरवाइज मुझे लग रहा है कि कॉपर हो, जिंक हो, वहां पे चाइना फैक्टर एंड जो भी बॉन्ड यील्ड फैक्टर है और आगे जाके जैसे फेडरल की कल आप कमेंट सुने तो उन्होंने क्लियर इंडिकेट किया था कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड एम्प्लॉयमेंट को कॉम्प्रोमाइज करके इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे। तो जब सेंट्रल बैंक की पॉलिसी ही ग्रोथ नहीं है तो इसमें बेस मेटल्स में इतना ज्यादा बड़ा उछाल या सस्टेनेबल उछाल आप देखने को मिले ऐसी संभावना थोड़ी कम है। मुझे लग रहा है 751 के करीब सेल करके चलना चाहिए। 736 का टारगेट है एंड 755.80 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और सेकंड जिंक में भी 315 के करीब 307 के टारगेट के लिए सेल करके चलना चाहिए। 318.20 का स्टॉप लॉस। तो लीड के अलावा मुझे लग रहा है कि मेटल्स में कमजोरी रहेगी, जिसमें मेरा प्रायोरिटी कॉपर एंड जिंक में बिकवाली की रहेगी। ओके, तो कॉपर और जिंक में यहाँ पर आप बिकवाली करके चलिए, ये राय रवि की तरफ से आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा ऐसा कुछ संकेत फिलहाल अभी मेटल स्पेस में नज़र नहीं आ रहे हैं। ये व्यू बन रहा है लेड दायरे में कारोबार कर सकता है। अजय, आपका क्या व्यू बन रहा है बेस मेटल्स में और कहाँ पर रणनीति सुझा रहे हैं? नज़र कहाँ है आपकी बेस मेटल स्पेस में? डेफिनेटली बेस मेटल ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। लास्ट वीक नो डाउट हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी जहाँ पे कॉपर में 814, जिंक, एल्यूमिनियम, लाइट सभी में तेजी देखी थी हमने। उम्मीद अभी भी यही है कि चाइना मार्केट से जो सपोर्ट मिलेगा और इन्वेंट्री जो मल्टी ईयर लो पे है ये प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे। बट जिस ढंग से 2-3 दिनों में डॉलर इंडेक्स में जो तेजी देखी है इसका एक नेगेटिव असर हमने बेस मेटल में पड़ते हुए देखा। चाइना में भी हमने देखा कि जो डेटा पॉइंट है वो इतने ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है। तो आई थिंक वी शुड अवॉइड शॉर्ट एट करंट लेवल बिकॉज अगर इकोनॉमी को संभालना है तो डेफिनेटली चाइना उस पर स्टेप्स लेगी और वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट ही देगा। बट मुझे आउट ऑफ ऑल बेस मेटल कॉपर एक सही लगता है क्योंकि पहले भी हमने देखा 740 745 के करीब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कॉपर में एक थोड़ा पुल बैक देखने मिले। बाकी बेस मेटल में नो डाउट आज की जो गिरावट है वो काफी कंसर्निंग है। तो आई वुड से बेटर वेट करना चाहिए शॉर्ट के एवज में बिकॉज कल फ्राइडे भी और जनरली हम देखें वीकेंड्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग्स भी रहती है। तो आई वुड ट्राई टू अवॉइड शॉर्ट इन बेस मेटल फॉर टुडे। कल फ्राइडे है, देख कर काम करना चाहिए। बट कॉपर में मुझे लगता है कि एक पुल बैक वापस 750 से 755 का लेवल दिखा सकता है। ओके, तो कॉपर में यहाँ पर खरीदारी करने की राय अजय की तरफ से आ रही है। इनका मानना है कि एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। 755 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं कॉपर में, ये राय निकल कर आ रही है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए क्योंकि उतार चढ़ाव बना रह सकता है। आज हम देख रहे हैं कि ओवरऑल कमोडिटी स्पेस में ही कमजोरी है। यहाँ पर बिकवाली का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है अगर नॉन एग्री की बात करें या फिर एग्री कमोडिटीज़ की बात करें। एक बार स्पाइसेस पे अगर देखें तो वहाँ पर भी आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 1.5% की
कमजोरी के साथ हल्दी कारोबार कर रहा है 8,000 रुपए के नीचे। जीरा में 0.25% की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है और धनिया में भी आज हम देख रहे हैं कि हल्की बिकवाली है। रवि, आपका क्या व्यू बन रहा है स्पाइसेस पर? स्पाइसेस में जो इमीडिएट नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मुझे टर्मरिक में दिख रहा है। वहाँ पे सप्लाई का इतना बड़ा इशू नहीं था जब जीरे एज वेल एज धनिया में ये सप्लाई के कंसर्न्स रहे, बट मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में जो मानसून का भी डेवलपमेंट है, अगर ये मानसून सही रहा एंड महाराष्ट्र में आपने भी जो न्यूज़ रीड किए कि महाराष्ट्र में वो पहुंचने वाला है, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा बहुत टर्मरिक का फार्मिंग होता है। साउथ में भी ये टर्मरिक का प्रायोरिटी में रहता है, तो आई थिंक वहाँ पे सोइंग के रिलेटेड कंसर्न्स कम आएंगे और लास्ट ईयर का स्टॉक भी अच्छा है। तो टर्मरिक में 7,800 के टारगेट के लिए बिकवाली करनी चाहिए, 8,040 का स्टॉप लॉस लगाए। वहीं अगर डिप मिलता है तो आई थिंक 20,800 20,700 करीब शॉर्ट टर्म ट्रेडर जीरा में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बट अगर एक ट्रेड लेना है तो टर्मरिक में बेच के चलना चाहिए। ठीक है, तो टर्मरिक में यहाँ पर बेचने की राय होगी इस वक्त और यहाँ पर 7,800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 8,040 का। इस बीच एक दर्शक का भी सवाल हमें आया है, वो भी ले लेते हैं। हिसार से पवन जी ने संपर्क किया हमें और इनका सवाल है कॉटन सीड ऑयल केक पर। उसका प्राइस टारगेट के साथ आउटलुक बताइए और ये जानना चाह रहे हैं क्या नए सीजन से पहले इसमें कुछ तेजी के संकेत दिख रहे हैं। अजय, क्या राय देंगे आप कॉटन सीड ऑयल केक पर? देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा था कि जून मंथ काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज सोइंग कॉटन की कैसी प्रोग्रेस होती है दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने देखा कुछ ड्रॉप भी दिखाई दे रही है, डिमांड मार्केट में पिकअप नहीं कर पा रही। इसके लिए हमने बताया था कि 2750 से लेके 2950 का दायरा पूरे जून में रहेगा, तो मार्केट इसी दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जबकि नया सीजन है, अक्टूबर से स्टार्ट होना है और यहाँ पे हम देखते हैं कि माल हमारे पास या जो स्टॉक है वो काफी कम रहेगा। नो डाउट करंटली जो एनसीडीएक्स का जो क्वालिटी है वो काफी कम होने की वजह से मार्केट में लेवाली नहीं है, जिसका हमने एक खामियाजा मार्केट में मई के स्टार्टिंग में पड़ते हुए देखा। बट टाइमिंग मुझे नहीं लगता कि प्राइजेस 2750 के नीचे सस्टेन करे या 2950 टाइमिंग रहेगा। हाँ, अगले 10-12 दिन के अंदर जैसे कॉटन की सोइंग और मॉनसून का प्रोग्रेस रहेगा, ये मार्केट को अलग एक सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। साथ में मिल्किंग सीजन जो डेयरी इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हम देखेंगे जून एंड जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी। तो डेफिनेटली अगर 2950 या 3000 के ऊपर ब्रीच होता है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ब्रेकआउट मार्केट में दिखेगा। अल्टिल दैट 2750 से 2950 का जो दायरा हमने पहले बताया था जून के स्टार्टिंग में ही, आज 15 दिन से मार्केट उसी दायरे में है और अभी भी वही दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ऑल राइट है, बिल्कुल। रवि, आपसे भी जानना चाहेंगे एग्री स्पेस से कुछ और भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन आपकी तरफ से? एग्री स्पेस में अभी जिस हिसाब से प्राइसेस चल रहे हैं, गुआर में थोड़ा बहुत वहाँ पे करेक्टिव मोड है, तो मुझे लग रहा है कि गुआर सीड में सेल करके चलना चाहिए। गुआर सीड अभी 5,650 5,680 के करीब एक बार बेचना चाहिए। मुझे लग रहा है कि लिमिटेड डाउन साइड है वहाँ पे 5,500 तक की, तो वहाँ पे एक बार सेल करना चाहिए। और जैसे अजय जी ने भी बताया, कोकुट कपास ऑयल सीड केक है, वो मुझे लग रहा है कि एक दायरे में रहेगा। मेरा स्ट्रेटेजी कोकुड़ में 2,840 के करीब थोड़ा बहुत उछाल आता है, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक बार बेचना चाहिए। डाउन साइड 2,770 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 2,870 का एक स्टॉप लॉस लगा है। काफी टाइम से एक रेंज में 2,760 से लेके 2,870 के करीब ये ट्रेड कर रहा है, तो आइदर साइड जहां मिले वहां पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। हालांकि अभी रेंज के अपर साइड है, तो मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में वहां पे बिग वाली हो सकते हैं। वहीं अगर मॉनसून का अराइवल महाराष्ट्र एंड गुजरात में ऑन टाइम रहा एंड पंजाब में एज वेल एज देखे तो साउथ में ऑलरेडी अप्रोच हो चुका है, तो आई थिंक इस बार फार्मर का पहला प्रायोरिटी कॉटन रहेगा, क्योंकि प्राइसेस काफी अच्छे लेवल पे और रियलाइजेशन पे अच्छा है और कॉस्ट से 2 गुना से ज्यादा रियलाइजेशन कॉटन में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक ये न्यूज है, थोड़ा बहुत 2,750-60 तक के वीक वाले के लिए कोकुड़ में बेच के चलना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको गुआर में दे दी गई है। अजय, आपकी तरफ से कमोडिटी स्पेस में कोई और ट्रेडिंग रिकमेंडेशन? कैस्टर पे भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या व्यू बन रहा है आपका वहां पर?
डेफिनेटली अगर हम पूरे एग्री पैक की बात करें तो पूरे एग्री पैक के अंदर हमने देखा है कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक तो मानसून को लेकर और दूसरा वॉल्यूम जो है मई से अभी तक काफी ड्राई हो चुके हैं, जिसके चलते हमें लगता है कि अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है। बट कैस्टर के फंडामेंटल देखें तो पिछले साल साइज भी काफी कम थी और इस बार चाइना मार्केट जैसे जैसे ओपन अप हो रहा है, कैस्टर ऑयल की डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि कैस्टर के अंदर प्राइसेस में टेम्पररी एक पुल बैक अगर मिलता है 74 के करीब तो हमें लेके चलना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है कि 75-50 तक का लेवल मिल जाएगा। ओवरऑल आज हमने पूरे एग्री पैक में दबाव देखा, उसका एक असर कैस्टर में जरूर पड़ते हुए देखा है। बट इन ऑल आई थिंक 73-74 का जो जोन है वो काफी सपोर्टिव रहेगा, जो आने वाले दिनों में 7650 से 7700 भी क्रॉस कर देगा। तो कैस्टर एक बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेचने की रणनीति बनाइए। कैस्टर में स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको बता दिए हैं। 7550 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अजय बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। रवि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।